हमारे देश की लगभग 2/3 जनता के लिए खेती ही जीने का साधन है और खेती देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा भी है। कहा जा सकता है, अगर किसान जिएगा तो भारत जिएगा। सरकार खेती के विकास को बहुत महत्व देती है, उसके लिए नई नई योजनाएं बनाती है। खेती पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करती है। खेती से जुड़ी कई तरह की मुसीबतों से जूझते किसानों की मदद करने के लिए सरकार किसानों को हर तरह की सहूलियतें देने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कोशिशें, ये योजनाएं किसानों तक पहुंच पाती हैं? जब भी अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र विशेष को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तभी वहां ऐसी किसी भी कोशिश का नाजायज फायदा उठाने वाले गिद्ध मंडराने लगते हैं। ऐसे गिद्ध जो गरीबों के हिस्से का टुकड़ा छीनकर अपने लालच की भूख मिटाने के लिए तैयार रहते हैं। ये नीचे है ना, ये सारा निकालिएगा, हैं? हाँ, अच्छे से निकालिएगा, धान खराब है। भैया वो बीच में है, हाँ उसको काटिए। ये आपका सब्जी भाजी बोले थे, चाय बोले थे आप। मैं कम इन सर। आओ कपिल। कपिल, ये कुछ लोन की अर्जियां हैं, मैंने जांच कर ली है, इन्हें पास करके लोन बांट दो। सर एक बार लोन डिपार्टमेंट को भी ये सारे पेपर्स दिखा लेते। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने हर केस ध्यान से देखा है। यू मे गो। हेलो। नमस्ते मित्तल जी, हरीश बोल रहे हैं। हाँ नमस्ते गोयल जी, कैसे हो? मेहरबानी आप ये बताने के लिए फ़ोन किए हैं कि हम गांव वालों से उस नई योजना के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, हर किसान को सिर्फ 2 भैंसों की कीमत तक की रकम का ही लोन मिलेगा। जी जी समझ गए, बस याद दिलाने के लिए फ़ोन किए थे। अब रखते हैं। अरे लक्ष्मण जी, क्या खबर लाए हो? सत्यनारायण जी, राकेश जी, राम राम। एक खुशखबरी है, बैंक वाले नई स्कीम लाए हैं किसानों को भैंस दिलाने की। कल हरीश बाबू सभी को अपने घर बुलाए हैं, वो स्कीम की वहीं पर घोषणा करेंगे। गांव वालों को तो हमने बता दिया, सोचा आप लोग खेत में होंगे तो हम चले आए बताने आप लोगों को। एक भैंस के लिए 30,000 तक का कर्जा बैंक देगी और एक किसान 2 भैंस के लिए अर्जी कर सकता है, तो कुल मिलाकर हुए 60,000। ठीक, मगर एक किसान को 2 भैंसन से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन ये कर्जा हमको वापस कब करना होगा? अरे भाई कोई जल्दी नहीं है? आप लोग तो जानते ही है कि सरकार किसानों को कर्जा अदा करने के लिए काफ़ी वक्त देती है, तो बैंक के हिसाब से 1 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा उतनी राहत तो मिल ही जाएगी और उसके बाद ही किस्तें शुरू होंगी। आराम से लौटाते रहना। अब बताइए, ऐसा मौका बार बार मिलता है का? सुनो सुनो सुनो, सब लोग ठीक से सोच लो। परसों से हम कागजात लेना शुरू कर देंगे। जिस किसी को भी ठीक लगे आ जाना और फार्म भर देना। उसके बाद हफ्ते भर में पैसे आपके खाते में आ जाएंगे और भैंस आपके घर में। ठीक है? ये वो हमें का करम बताओ, ये वो ठीक नहीं है। दुई लोगे दुई को पार। मौका तो अच्छा है, तुम क्या कहते हो? हाँ बाबूजी, घर में दूध आ जाएगा और जो दूध बचा वो डेयरी में बेच देंगे तो कुछ पैसा रुपया भी आ जाएगा। काम माँ, हमको तो लगता है
फॉर्म भर ही दे तो अच्छा है। शारदा, तुम अंजलि और परमिला के साथ मिलकर भैसन का ध्यान रख लोगी ना? हाँ बाबूजी, पीछे चौबारे पे जगह बना लेगी भैसन के लिए। अम्मा, मैं और प्रमिला मिलके सब पाल लेंगे। साफ सफाई और दूध निकालने का काम हम ही कर लेंगे। सुभाष स्कूल से आवेगा ना तो संभाल लेगा, यही बहाने घर का कुछ काम सीख जाएगा। क्या सुभद्रा? भाऊजी, स्कूल तो शाम को छूटे थे। अरे तो तू कौन सा पॉप फटते उठ जाता है? सवेरे सवेरे कर लेना। इलाज साहब, सुबह 8 बजे से पहले कहूँ बिस्तर छोड़ा से। अब भैंसी आवेगी ना तो एकड़ा खूटा से ना एकड़ा गोर से बांध देंगे, 2 लात मारेगी उठ जाएगा। क्या रे? अम्मा, घर में मवेशी होंगे तो 4 पैसे आएंगे, और हर वक्त खेत से आस लगाए भी तो नहीं बैठ सकते ना। देर सवेर जानवर ही काम आते हैं मुश्किल वक्त में। तुम जैसा ठीक समझो बेटा, हमको तो ये सब बात समझ में नहीं आवत है। ज्यादातर गांव वाले किसान थे, उन्हें तो ये खुद भगवान का भेजा हुआ मौका लग रहा था। एक ऐसा लोन जो सभी के लिए फायदे का था और जिसे वो अपनी सहूलियत से चुका सकते थे। सभी ने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला कर लिया। ये वो हमने दू का करम बताओ, ये वो ठीक नहीं है। तू ही लोगे दूध को पाल कर एक बाजार में बेचो भैया। ठीक है। अरे जयंत दिखाओ। अरे खेती कितना बीघा है वो तो लिख फार्म पर। कितना लिखेगा भैया? अब लो, हमें क्या पता कितना बड़ा खेत है तो यार, जितना बड़ा है उतना लिख दो। है लक्ष्मण? हाँ बाबूजी। सुन तो, जरा मदद कर इसकी। यहाँ पर यहाँ एक फोटो और यहाँ पे दस्तखत कर दो। ओ, अंगूठा लगाए। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगा दे, बाकी हम भर देते हैं। ना अर्जुन, ये कापी बराबर नहीं है। मुंह कितना काला आया है तुम्हारा। है? अरे प्रदीप, ये तो पैसा जमा करने की पर्ची है, पैसा निकालने की पर्ची कहाँ है? अरे हरीश भैया, आप बता दो कि इसमें तक कौन सी पर्ची लगेगी। हाँ, ये रही पैसा निकालने की पर्ची। अरे भाई सुनो, हर फार्म के साथ ऐसी बैंक से पैसा निकालने की 2-2 पर्चियां लगेंगी, और वो भी फार्म के ऊपर। ला, क्या बेवकूफी है। अरे बोल बोल के थक गए, पैसा निकालने की पर्ची ऊपर लगानी है। ये ऐसे ठीक है, जाओ। हाँ भाई, सब लोगों के कागजात तो आ गए, अब आप लोग फुर्सत से बैठ जाओ। हफ्ते भर में तो खुशखबरी आ जाएगी, दूध की गंगा बहेगी हर एक के घर में। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम। आपके लिए रोटी भाजी। आपको चाचा? शंभू, एक आलू मटर, एक दाल तड़का, 2 रोटी। नमस्ते भौजी। नमस्ते। हरीश भैया घर पे हैं? हाँ, बुलाती हूँ। देखो अर्जुन, पैसा अपनी जेब में धरे तो नहीं बैठे हैं ना। जैसे ही बैंक कर्जा देने को राजी हो जाएगी, पैसा आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले तुम लोगों को ही तो खबर करेंगे ना। ठीक है? ठीक है हरीश भैया। हरीश बाबू, 2 हफ्ता हो गया, आप तो कहे थे कि बैंक 1 हफ्ता में कर्जा दे देगी। देखो अजय, अब बैंक है, हमारे बाबूजी की तिजोरी तो है नहीं। वैसे भी सरकारी कामों में देर सवेर तो हो ही जाती है ना, और ये सब कुछ हमारे हाथ में थोड़ी ना है भाई। हम तो पहले ही कह चुके हैं, इधर कर्जे का पैसा आया, उधर फौरन हम आपको खबर कर देंगे। ठीक है हरीश बाबू।
अब महीना भर तो हो ही गया। हरीश बाबू से भी पूछ पूछ के हार गए हैं। जब पूछो हर बार एक ही जवाब दे के टरकाए देते हैं कि और वक्त लगेगा, जबकि एक ही हफ्ते की बात हुई थी। हमका लगा था कागज पत्तर में कोनो गड़बड़ी ना हो गई हो, नहीं तो काहे लगता है इतना वक्त। पर भैया हरीश भैया ने एक एक फार्म देखा था, उन्होंने जैसा बोला था हमने तो वैसा ही किया था ना। अब क्या मालूम भैया, कर्जा तो अभी तक आया नहीं। अब पूछे के अलावा क्या कर सकते हैं भाई। हम तो कहते हैं कि किस्मत में लिखा होगा तो भैंसी मिलेगी, न तो ना सही। अरे हमरे पीछे हाथ धो के काहे पड़े हो भाई? हम कोई बैंक थोड़ी ना है जो कर्जा देंगे। नहीं हरीश बाबू, वो बात नहीं है। दरअसल 2 महीना से ज़्यादा हो गया है, तो हम सोचे कि एक बार पूछ लें कि क्या दिक्कत है। सुनो अजय, कागज पत्तर का मामला है, कुछ कमी हो गई होगी। चल बैंक मैनेजर से तुम खुद ही बात कर लो। नमस्ते मित्तल साहब। अरे अब क्या बताएं, इन गांव वालों को लोन के लिए मदद करने की कोशिश किए थे। अब ये सब हमारी जान के पीछे ही पड़े हुए। अब लोन मिलने में दिक्कत हो रही है तो उसमें हमारी क्या गलती है बताओ? हमारे पास वो अजय चौहान आया हुआ है, किसान का बेटा है जिसने अर्जी की थी। हाँ, उसे फोन दो। नमस्ते साहब। अजय, दरअसल तुम्हारे पेपर्स में गड़बड़ थी। तुम्हारे ही नहीं, बहुत सारे गांव वालों ने अलग अलग पेपर्स दिए हैं। का गड़बड़ी साहब? सब पेपर्स में अलग अलग खामियां हैं। अभी तुम्हें फोन पे क्या क्या बताऊं, इसीलिए तुम्हें लोन नहीं मिला है। दिल छोटा मत करो, आगे बहुत सारे स्कीम्स आएंगे, वापिस अप्लाई कर देना, ठीक है? हो गई तसल्ली? बता दिया मैनेजर साहब ने? कोनो बात नहीं बाबूजी, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। अब हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ, सब अपने हाथ में थोड़ी ना होता है। हाँ वो तो है। सारे गांव वालों ने अपने घरों में भैंस बांधने का सपना देखे थे। अब जो अपने किस्मतें में नहीं है तो कैसे होता? अब देखते हैं आगे कुछ आता है तो। महीने बीते, बरसों बीते, बात आई गई हो गई। लोन के लिए आई स्कीम की बात को सब भूल गए थे। सारे किसान अपने सपने भुलाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल थे। लेकिन 4 साल बाद 2010 में वो लोन जो उन्हें कभी मिला ही नहीं था, अचानक उनकी जिंदगी में दस्तक बनकर लौटा, और ऐसा लौटा कि उनमें से बहुत से लोगों को बर्बाद कर गया। वो कर। अजय चौहान ये रहता है? हाँ, वो हमारा बेटा है। ये नोटिस है उसके लिए। नोटिस? काहे का नोटिस? 2 हफ्ते में कर्जा चुकाना शुरू नहीं किया ना, तो अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। हम बैंक के वसूली एजेंट हैं। अगर अगले 15 दिनों में सूद के साथ कर्जा चुकाना शुरू नहीं किए ना, तो कानूनन हम तुम्हारी ज़मीन छीन सकते हैं या और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, समझी ना? ये सब का है? कौन सा कर्जा, कैसा कर्जा? अच्छा, का कह रहे थे लोग? बोलत रहे थे कि कर्जा नहीं चुका है तो जमीन छीन लेंगे। अरे ऐसे कैसे छीन लेंगे? उनके पाप का राज है का? अरे जब हमने कोनो कर्जा लिया ही नहीं तो फिर काहे की धमकी और काहे की जबरदस्ती? क्या हुआ बाबूजी? कैसा नोटिस आया है? पता नहीं कहा है। बैंक से 3 लाख रुपया का कर्जा लिया गया है,
जो 2009 में चुकाना शुरू करना था और अब तक इसका ब्याज 51,525 रुपया हो गया है। अगर 15 दिन के भीतर कर्जे का भरपाई करना शुरू नहीं किए तो हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। अजय बेटा ये भी पढ़ जरा, क्या लिखा है इसमें? अजय बेटा देखा जरा, क्या लिखा है? अजय क्या लिखा है इसमें? अजय बेटा ये एक कागजवा में क्या लिखा है? अजय बेटा देखा है। इसमें लिखा है सत्यनारायण काका के नाम पे 3 लाख रुपया का कर्जा है। राकेश चाचा आपके नाम पे 4 लाख रुपया का कर्जा है। राहुल तुम्हारे नाम पे 3 लाख का कर्जा और अर्जुन चाचा आपके नाम पे भी 3 लाख का कर्जा और जयंत काका हाँ और प्रदीप काका आप लोगों के नाम पे 4-4 लाख का कर्जा है। लेकिन बेटा हमने तो कभी कोई कर्जा लिया ही नहीं। इतनी बड़ी रकम बैंक से उठाते तो क्या हमें पता ना रहता? उन लोगों से जरूर कोनो गलती हुई होगी। गलती उन लोगों से ही हुआ है और इधर आके हम लोगों को धमकाए जा रहे हैं दबंगई दिखा के कि छीन लेंगे खेत, जमीन जब्त कर लेंगे। कहाँ है ये सब? हाँ ये कह रहे थे वो लोग। अरे बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे वो लोग। कह रहे थे कि वसूली वाले हैं। उइमा से दुई के पास बंदूकों रही। बाबूजी एक काम करते हैं, हम लोग सुजीत बाबू के पास चलते हैं। वो वकील हैं, वह बताएंगे ये सब क्या है। चलिए आइए प्रदीप काका चलिए। ये तो बैंक का नोटिस है। तुम लोगों का नाम लिखे हैं यहाँ, घर का पते भी दिए हैं। तुम लोग सच कह रहे हो कि तुम लोगों ने कर्जे नहीं लिए हैं? हाँ सुजीत बाबू, और इतनी बड़ी रकम हमको देगा कौन? सुजीत बाबू हमने कब लिया ये कर्जा? ये देखो इसमें लिखा है कि 2006 में कर्जे मिले हैं, अब हो गया 2010 यानी 4 साल पहले। और लिखा है कि सरकार ने कर्जा चुकाने के लिए 3 साल की छूट दी थी और पिछले साल यानी 2009 में कर्जे की भरपाई शुरू करनी थी। 2006 हाँ सुजीत बाबू 2006 में सरकार ने एक योजना चलाई थी जो हरीश बाबू लेके आए थे बैंक से। और उसमें भी 30 या 60 हजार रुपए तक ही मिलने वाले थे और बाद में तो वो कर्जा भी हम लोगों को नहीं मिला। ये हरीश कौन? वो हरीश गोयल? जी 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 हाँ तो एक काम करो, उसे से जाके पूछ लो, हो सकता है बैंक से कुछ गलती हुई हो, है ना? चलो चलो। ये कहाँ चला गया? चल के लक्ष्मण से पूछते हैं, वो हरीश बाबू का बहुत काम करता फिरता है। चलो चलो। लक्ष्मण हरीश बाबू कहाँ हैं? वो तो हफ्ता भर पहले कहीं चले गए। कहाँ गए पता नहीं, पर क्या हुआ का? लक्ष्मण कुछ पता है वो कब तक लौटेंगे? ये देख नोटिस आया है बैंक से कर्जा लौटाने का। जबकि हम में से किसी ने कोई कर्जा लिया ही नहीं। अभी कोई छोटा मोटा कर्जा नहीं है, भारी भरकम कर्जा है। किसी को 3 लाख, किसी को 4 लाख। और बैंक की वसूली करने वाले लोग आ रहे हैं, वो सब चील कौओं की तरह से हमारे सर पे मंडरा रहे हैं। कह रहे हैं हमारे खेत छीन लेंगे, जमीन जब्त कर लेंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ भैया। हरीश बाबू पता नहीं कहाँ गए, हमको कुछ बता के नहीं गए।
बैठे बिठाए कौन सी शनि की छाया सर पे आ गई। दो ही निवाला खा लो, अपने आप को सुखा के तो कुछ हल ना निकलने वाला। निवाला मुंह में जाए कैसे शारदा? निवाला छीनने वाले तो तैयार बैठे हैं। खेत घर बार सब छीन लेंगे हमारे, और बर्बाद हो जाएंगे हम। अरे ऐसे ही है, परेशानी कम थी का, बड़ी मुश्किल से तो गुजारा होता है। अब तो खेत भी छिन जाएगा और छत भी। तो जो पैसा लिया नहीं वो चुकाए कैसे? तुम लोगों के सबके खाते तो हैं ना बैंक में, हैं? नोटिस भी वहीं से आया है, तो तुम लोग सब वहाँ जाकर एक बार उनसे बात क्यों नहीं करते? देखो वहाँ जाके किससे क्या गलती हुई है। ऐसे सर पकड़ के बैठने से थोड़े हल निकलेगा। इधर घुसे आ लो, हेलो पीछे जाओ, पीछे चलो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे। अरे भाई हमारी बात तो सुनो यार। ये नोटिस हमारे बैंक का ही है, शहर की हेड ब्रांच से भेजा गया है। पर मैनेजर साहब, हमने कोई कर्जा लिया ही नहीं है, तो ये नोटिस कैसा है? तो कर्जा हमें कौन देगा साहब? देखो तुम लोग कितनी भी बातें बना लो, मैंने खुद तुम लोगों के रिकॉर्ड चेक किए और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये नोटिस तुम लोगों को भेजा गया है। कर्जा ले लिया तुम लोगों ने, पैसा पचा लिया और अब वापस करने के नाम पर मुकर रहे हो। साल 2006 में तुम लोगों को कर्जा मिला था, सुधीर मित्तल थे तब यहाँ के मैनेजर, याद आया कुछ? और जब कर्जा चुकाने का वक्त आया तो यहाँ खड़े होकर तुम लोग रोना धोना कर रहे हो। साहब हम लोग सच बोल रहे हैं, हमको कर्जा मिला ही नहीं। हाँ साहब, हम छोटे किसान हैं, कोई मालदार लोग तो है नहीं, हम क्या करेंगे इतना पैसा का? देखो इधर उधर बात घुमा फिरा के करना बंद करो। कर्जा लिया है तुम लोगों ने और ये बात हमारे वसूली डिपार्टमेंट में चली गई है। तुम लोगों ने कर्जा लेते समय जो जमीन गिरवी रखी थी जब्त हो जाएगी वो, और अगर नहीं तो फिर मामला जाएगा सीधा कोर्ट में। उसके बाद खेत खलियान घर बार सब बिक जाएगा। इसीलिए अच्छा होगा चुपचाप कर्जा वापस लौटा दो। नहीं साहब, कोई बड़ी गलती हुई है, हमने कोई कर्जा लिया ही नहीं है। गलती वलती कुछ नहीं हुई है। एक चीज़ है जिसमें मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। हाँ साहब, अब आप ही मदद कीजिए ना। देखो मैं तुम लोगों का कर्जा तो माफ़ करवा नहीं सकता, लेकिन हाँ पिछले साल का ब्याज माफ़ करवा सकता हूँ। लेकिन इसके लिए तुम लोगों को भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। देखो तुम लोगों के ब्याज की रकम बहुत ज़्यादा है, तुम लोग सब मिलकर मुझे 15-15 हज़ार रुपया दो तो मैं तुम लोगों का ब्याज माफ़ करवा दूंगा। लेकिन हाँ कर्जा तुम लोगों को फिर भी चुकाना पड़ेगा। पहले उस हरीश गोयल ने हम लोगों को लूटा और अब ये बैंक मैनेजर भी गरीब के पेट पे छुरी चला रहा है, रिश्वतखोर। इतना पैसा कहाँ से आएगा? घर बार बेच के भी इतना पैसा ना हो पाएगा भैया। अब क्या करें हम, किसके पास जाएं? अंजलि जरा दौड़ के जा, देख दवाखाने में डॉक्टर साहब है का? तेरे बाबूजी का बुखार तो उतरे नहीं रहा है। जी अजय जी,
अजय देखो, एक काम करो, सबके पास बैंक की पासबुक तो होगी ना? जिन जिन के नाम नोटिस आया है उनके खाते तो है ना बैंक में? हाँ सुजीत बाबू, सारे गांव वालों का खाता है उसी बैंक में। हाँ, तो सबका लोन का पैसा वहीं आया होगा। तुम लोग समय समय पर पासबुक में एंट्री करवाते हो ना? सुजीत बाबू, हम लोगों को खेत की उपज का सारा पैसा ठेकेदार से सीधे सीधे मिल जाता है, वो भी नगद में, तो बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, यानी काफ़ी अरसे से तुम लोगों ने अपनी पासबुक अपडेट नहीं करवाई है। एक काम करो, बैंक में जाकर अपनी अपनी पासबुक पे एंट्री करवा के लाओ। इससे ये साबित हो जाएगा कि अगर खाते में लोन का पैसा आया ही नहीं है तो काहे का कर्जा और काहे का सूद। अब देखो, एक यही तरीका है मामला सुलझाने का। सुजीत बाबू, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोगों के खाता में पैसा आया और कब आया हमें पता ही नहीं चला। पैसा आया भी है और निकाल भी लिया गया है, वो भी कर्जा आने के 3 दिन के अंदर। अजय देखो, सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों ने कर्जा उठा लिया है और अब चुकाने से बचने के लिए सब नाटक कर रहे हो? सुजीत बाबू, हम सच बोल रहे हैं। हम गरीब लोग हैं लेकिन सच्चे लोग हैं। ये झूठ मकारी का पैसा हमसे हजम नहीं होगा। तुमने नहीं तो किसी ने तो लूटा है बैंक को। इतनी बड़ी बड़ी रकम जिसका खाता है उसकी विड्रॉवल स्लिप और साइन के बगैर कोई कैसे निकाल सकता है? हाँ, ये रही पैसा निकालने की पर्ची। अरे भाई सुनो, हर फार्म के साथ ऐसी बैंक से पैसा निकालने की 2-2 पर्चियां लगेंगी और वो भी फार्म के ऊपर। सुजीत बाबू, ये सब उस हरामखोर हरीश गोयल का किया हुआ है। उसी ने हमें कर्जा दिलाने के लिए हमसे 2-2 पर्चियां ली थी। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम लोगों ने 30 या 60 हज़ार का कर्जा लेने के लिए अर्जी दी थी और लोन अमाउंट मंजूर भी नहीं हुआ था। हाँ, पर पैसे निकलवाने के लिए पर्चियां उसी ने ली थी। लूट के चला गया हम लोगों को, सब कुछ छीन लिया हम लोगों से। बुरे फंसे हो तुम लोग अजय। कहीं से कोई रास्ता निकलता नहीं दिखता, क्योंकि पासबुक के हिसाब से कर्जा खाते में आया था और पैसा निकाल भी लिया गया। अब अगर ये काम हरीश ने किया है तो भी साबित करने के लिए कुछ तो सबूत चाहिए ना। इसके लिए जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। अब इस मसले पर कोई कुछ ठीक से बता सकता है तो वो है बैंक का उस समय का मैनेजर सुधीर मित्तल। सुजीत बाबू, अब आप ही बताइए, हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम कहेंगे पुलिस में जाके शिकायत दर्ज करवाओ। हो सकता है हरीश को ढूंढने में वो मदद कर पाएं, और कुछ नहीं तो कम से कम इस बात का तो पता लगा सकें कि सुधीर मित्तल इस वक्त कौन से ब्रांच में नौकरी कर रहा है। उससे बात करके देखो शायद कोई रास्ता निकल आए। मुझे नहीं पता सुधीर मित्तल अब कहाँ है। साल 2007 में उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था, अब तक तो वो रिटायर भी हो चुके होंगे। सीधे साधे लोग हैं साहब, हम लोगों का गलत फ़ायदा उठाया हरीश गोयल ने, पूरी तरह फंसा दिया है। तुम्हारे दुखड़े में मुझे ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। तुम लोगों ने बैंक से लोन लिया है, उसे वापस करने पर ध्यान दो।
तुम लोगों को पिछले साल का ब्याज माफ़ करने का तरीका मैंने बताया है ना, मुझे पैसा दो, मैं ब्याज माफ़ कर दूंगा। गरीब लोग हैं साहब, हमारी कहाँ इतनी औकात कि हम वो कर्जा चुकाएं जो हमने लिया ही नहीं है। तुम्हारे दुखड़े की जितनी भी बांसुरी बजाना है बजा लो, कुछ होने वाला नहीं है। आगे जो भी होगा उसका सामना करने के लिए तैयार रहो। भाई सत्यनारायण की तबीयत तो एकदम बिगड़ते जा रहा है। और वो वसूली एजेंट कह रहा है कि अब और मोहलत नहीं मिलेगी, हर तरफ अंधेर मचा है भैया। सुजीत बाबू का कहना है कि हम सब लोगों को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाना चाहिए। अब वह एक तरीका है उस हरामखोर हरीश गोयल तक पहुंचने का। एकदम सही कह रहे हो बेटा, न जाने कहाँ भाग के चला गया ये गांव छोड़ के, और हम लोगों को नरक की भट्टी में झोंक दिया। भैया भैया, वो बाबूजी की हालत बहुत ही खराब है, आप सब जल्दी चलिए। काका खाली बेहोश हुए हैं, इनका सांस चल रहा है। अरे इनको तुरंत लेकर अस्पताल चलना चाहिए। प्रकाश जरा देख, कोई ट्रैक्टर का बंदोबस्त हो जाए, जा जल्दी जा। इन्हें हल्का दिल का दौरा पड़ा है, अब हालत ठीक है, मगर हमें इन्हें कुछ दिन निगरानी में रखना होगा। डॉक्टर साहब, काका ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, इनकी हालत का असली अंदाज़ा अगले 48 घंटों में ही मिल पाएगा। एक्सक्यूज मी। इससे पहले ही जी का जंजाल हम सबके सर पे आए, हम लोग को पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देना चाहिए। समस्या का कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन हम सबके जान पे आ बनेगी। साहब, रोज वो वसूली वाले हम गांव वालों को तंग कर रहे हैं, जीना मुश्किल हो गया है हम लोगों का। हाँ साहब, यही कारण से हमारे किसान भाई सत्यनारायण जी को दिल का दौरा पड़ गया है, अभी तक अस्पताल में है। देखो, तुम लोग जो भी कहो, लेकिन मैं आंखें मूंद कर तुम लोगों की बातों का भरोसा कैसे कर लूँ? तुम लोग कुछ और बोल रहे हो, तुम्हारी ये पासबुक कुछ और। हम लोग भी वही बात आपको बता रहे हैं। हरीश गोयल जो है, ये सब उसी का किया धरा है। उसी ने हम गाँव वालों को लूटा और उसके बाद गाँव छोड़ के पता ना कहाँ भाग गया। और 4 साल लग गए तुम लोगों को ये पता लगाने में कि कोई तुम्हारे नाम से पैसे लेकर भाग गया। देखो, मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो भी कानूनी तौर पर तुम लोगों के पास अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं है, और कोई भी इस मामले में बैंक की तरफदारी करेगा। उनका पैसा गया है तो वसूली तो होगी ना, और अपना पैसा मांगने से किसी को कौन रोक सकता है? और क्या शिकायत लिखूं मैं तुम लोगों की कि हरीश तुम लोगों को लूट कर भाग गया? किस सबूत पे लिखूंगा मैं ये तो तुम लोग बोल रहे हो कि उसने तुम्हारे दस्तखत करवा के तुम लोगों से विड्रॉल स्लिप ली और तुम लोगों ने दे भी दी। सिर्फ कहीं सुनी बातों पर केस दर्ज नहीं होता है।
सत्यनारायण तो गुजर गए सुजीत बाबू, अभी कर्जा का बोझा का उनके परिवार वालों पर पड़ेगा। हाँ, मतलब कर्जे की भरपाई के लिए ज़मीन के कागजात एक तरह से गिरवी थे, तो सत्यनारायण जी के गुजरने के बाद अब ज़मीन पर बैंक का ही हक है। का कोनो रास्ता नहीं है कि हम गरीबन की कोई सुने? ये ऐसे तो हम सब लुट जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक बार तुम लोग यहाँ के एसडीएम साहब से मिल लो, हो सकता है तुम सब लोगों की बात सुन के वो कुछ जांच पड़ताल करवाएं इस मामले में। वो इतने बड़े अफसर हैं, हम लोगों की बात सुनेंगे? देखो, कोशिश करने में क्या नुकसान है, क्या कहेंगे, ना ही तो कहेंगे ना, लेकिन हो सकता है तुम लोगों की बात सुन लें और कुछ उपाय निकल आए। जाओ, साहब बुलाएं। साहब, हमको लगता है हरीश गोयल ही वो आदमी है जिसने हम सबको ठगा है। कैसे इतना बड़ा कर्जा लेने का हैसियत हम में से किसी का नहीं है। हम लोग छोटे किसान हैं साहब, थोड़ी थोड़ी जमीन है सबके पास, उससे किसी तरह से गुजर हो जाता है। इतना बड़ा कर्जा कोई काहे हम लोग को देगा? लेकिन तुम लोगों ने ही अभी कहा ना कि बैंक के कर्ज के पैसे तुम्हारे अकाउंट में आए और निकाल भी लिए गए। नहीं साहब, हमको पता ही नहीं चला कि कब हमारे खाता में पैसा आया और कब निकाल लिया गया। सारे किसानों का बैंक में खाता है, पर कौन किसान रोज रोज बैंक जाता है साहब? वो तो बैंक की वसूली करने वाले लोग नहीं आते, तो हम लोगों को मालूम ही नहीं चलता कि हमारे बैंक के खाते में कहाँ से पैसा आया और कैसे किसी ने निकाल लिया। तुम लोगों ने बैंक अधिकारियों से बात की? क्या कहा उन्होंने? साहब, बैंक तो हमारा सुन ही नहीं रहा है, बल्कि ऊपर से तो ऊपर से साहब, हम लोग हर जगह गुहार लगा चुके हैं। अब एक आपे का सहारा है हम किसानों को। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप ही ऐसा कहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे साहब? देखो, मैं चाहकर भी इस मामले में तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, और खासकर बैंक के मामले में तो मैं दखलंदाजी कर ही नहीं सकता। और एक बात तुम लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर बैंक ने तुम्हें कर्ज दिया है और कर्ज की रकम बैंक के पास वापस नहीं आई है, तो बैंक को पूरा अधिकार है अपने कर्ज को वसूल करने का। अब रही बात कि किसने किसको ठगा है, ये जानने के लिए हमें सबूत चाहिए ना, और सारे सबूत जो हमारे पास हैं ये सारे के सारे तुम लोगों के खिलाफ। अब ऐसे में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? साहब, ऐसे मत लौटाइए साहब, हम मर जाएंगे साहब। अरे ये क्या कर रहे हो? ये ऑफिस है, चलो वहां चलो, लो इसको। परिवार सड़क पर आ जाएगा साहब। देखो, मैं तुम लोगों को एक सलाह देता हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे केस में आगे कार्रवाई हो, तो सीधे जाके डीएम साहब से मिलो। डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। अगर वो मुझे कोई आदेश देते हैं तो मैं इस केस में जरूर कार्रवाई करूंगा, वरना मैं मजबूर हूं। सॉरी। अरे डीएम साहब ऐसे नहीं मिलते हैं, उनसे मिलने के लिए अर्जी देनी पड़ती है। देखिए साहब, हम लोग कोसपुर गांव से आए हैं, बड़ी परेशानी में है। अगर आप डीएम साहब से थोड़ी देर के लिए मिलवा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। साहब 10 मिनट में अपनी बात कह के निकल जाएंगे, एक बार मिलने दीजिए। डीएम साहब को और भी बहुत से ज़रूरी काम होते हैं, वो ऐसे बिना अपॉइंटमेंट के किसी से भी नहीं मिलते हैं। ठीक है साहब, हम लोग यहीं बाहर बैठते हैं और वहीं इंतजार करते हैं। साहब को जब फुर्सत मिल जाएगा हम लोग को बुला लीजिएगा। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? हैं? एक काम करो, वापस गाँव जाके एक चिट्ठी लिखो, मिलने की अर्जी तो डीएम साहब के नाम पे, फिर वो देखेंगे कि मिलना है कि नहीं मिलना है।
अब जाइए आप, जाइए। हम इसे रजिस्टर्ड आईडी से भेजेंगे ताकि रसीद हमें मिले। सबूत भी रहेगा कि डीएम ऑफिस को अर्जी मिल गई है, जिसकी रसीद हमारे पास रहेगी। कोई कर्जा वर्जा नहीं लिया हम लोगों ने, धोखे से लूटा उस हरीश गोयल ने हम सब गांव वालों को। देखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसने किसको लूट लिया, हमें तो बस बैंक के पैसे की वसूली करनी है, उसी का कमीशन मिलता है हमें। चुपचाप ना दोगे तो चीख चिल्ला के, मार काट, रो पीट के पैसे तो हम निकाल ही लेंगे। ऐसे कैसे धमकाते रहते हो तुम लोग? बंदूक है तो खूब दबंगई दिखाओगे। अब तक खूब प्रेम मनोहार से बात किए हैं, महीना हो गया, एक को दमड़ी नहीं लौटाया तुम लोगों ने। तुम लोग पैसे नहीं दोगे तो हमें भी नहीं मिलेंगे। बैंक ने तो बोला है जो करना है करो इनके साथ, बस पैसे निकाल दो। फिर भी अब तक हमने शांति से समझाया तुम लोगों को, लेकिन अब आखिरी बार कह रहे हैं, कान खोल के सुन लो। जो इस हफ्ते से पैसे चुकाने शुरू नहीं किया तुम लोगों ने, हम तुम लोगों का खेत बेचना शुरू कर देंगे। सबके खेतों के कागज है हमारे पास, समझे? भाई 4 दिन हो गया है डीएम साहब को अर्जी दिए हुए। ये बड़े लोग हैं भैया, हम गरीब का दुख दर्द ना दिखे इन्हें। हमारी जान जाए तो जाए, पर इनके कान में जू न रहेंगी। अरे अब क्या तुम धमकी देके जवाब लोगे चिट्ठी का? क्यों भाई, बस तुम ही चिट्ठी लिखे हो पूरे देश में? अरे साहब के पास कितनी अर्जियां आती है पता तुम्हें? साहब 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया अर्जी दिए, इधर हम लोग का जान जोखिम में पड़ा है। एक किसान सत्यनारायण काका मर चुके हैं और दूसरे प्रदीप काका का तबीयत भी बहुत खराब है। बहरे हो क्या तुम? अरे कितनी बार बताऊं, जब डीएम साहब चाहेंगे तभी अर्जी का जवाब देंगे, और नहीं चाहेंगे तो कोई जवाब नहीं देंगे। सब हम किसी को तंग नहीं करना चाहते हैं, बस एक बार हम हमारी बात डीएम साहब के सामने रखना चाहते हैं बस। अगर अब तुम यहाँ से दफा नहीं हुए ना तो हम पुलिस को बुलवा के तुम्हें धक्के मार के से बाहर निकलवा देंगे। अरे सीधी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? डीएम साहब नहीं मिलेंगे, चलो यहाँ से। वहाँ खराब करके रख दिया है। गोविंद सर, डीएम साहब की गाड़ी आ गई। जब तक ये लोग तमाशा खड़ा ना कर ले, चैन नहीं मिलता लोगों को। हम गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। हम गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। हम गरीबों पे अत्याचार बंद करो। देखिए ना साहब, बिना बात कितना हल्ला गुल्ला मचा रखा है इन लोगों ने। कर्ज के नाम पे धोखा, कर्ज के नाम पे धोखा।
देखिए मैडम, यहाँ चोट लगी है। लेके आते हैं वो मैं खाने के मोहताज हूँ। गरीबों पे अत्याचार बंद करो, किसानों पे अत्याचार। छोटे छोटे बच्चे कैसे खाएंगे? कोशपुर के किसानों के धरने का आज तीसरा दिन है। बैंक ने इनके ऊपर कर्जे की अदायगी ना किए जाने का आरोप लगाया है, लेकिन इन किसानों का कहना यह है कि इन्होंने बैंक से ऐसा कोई कर्जा लिया ही नहीं है। कर्ज के नाम पे धोखा, कर्ज के नाम पे धोखा, गरीबों का हक, गरीबों का हक, गरीबों पे अत्याचार, गरीबों पे अत्याचार। अब इन किसानों के इस विरोध में 3 और पड़ोसी गांव के कई किसान शामिल हो चुके हैं, जो कि इसी बैंक से जुड़े ऐसे ही घोटाले का शिकार हुए। कर्ज के नाम पे धोखा, कर्ज के नाम पे धोखा, कर्ज के नाम पे धोखा, कर्ज के नाम पे धोखा। अब तक प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं, कोई अधिकारी इन किसानों से मिलने तक नहीं आया है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी योजना का ये घोटाला हुआ है। अब देखना ये है कि क्या प्रशासन इन गरीब किसानों की बात सुनकर इस मामले की जांच पड़ताल करवाएगी या नहीं। सर लाइन 4 पे एसडीएम साहब हैं। नमस्ते अरविंद जी। नमस्कार सिंह साहब। अरविंद जी, इतने सारे किसान एक साथ विरोध कर रहे हैं, कोई तो सच्चाई होगी इनकी कहानी में। जी सर, मुझे भी लगता है। आप फौरन इन लोन्स की इंक्वायरी के ऑर्डर्स दीजिए और पुलिस को जांच करने के आदेश दीजिए। श्योर सर। और भी कई गांव ऐसे हैं जहां किसान झूठे लोन की शिकायत कर रहे हैं। आप हर एक गांव से कंप्लेंट चुनिए और उसकी शिकायत लिखवाइए और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दीजिए। श्योर सर, अभी करता हूँ। आखिर किसानों के विरोध प्रदर्शन से प्रशासन की नींद टूटी और इस मामले की जांच शुरू की गई। उनका निर्दोष साबित होना अभी बाकी था, पर कम से कम उनकी फरियाद तो सुन ली गई थी। मैंने तुम लोगों के पासबुक्स और नोटिस देख लिए हैं। अब हमें यह पता लगाना है कि हरीश गोयल कहाँ होगा। गांव में कोई रिश्तेदार है उसका? ना साहब, उसका कोनो रिश्तेदार नहीं है। एक लक्ष्मण नाम का आदमी है जो उसका करीबी है, पर वो कह रहा था कि हरीश गोयल एक हफ्ता पहले गांव छोड़ के पता ना कहाँ भाग गया। इस लक्ष्मण को लेके आओ। जी सर। साहब, वो वसूली वाले लोग हम लोगों को अभी भी परेशान कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें हम देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि यह सब कुछ हुआ कैसे। हरीश गोयल ने अकेले किया है या कोई और भी उसके साथ था? अभी तक कोई सबूत भी हाथ नहीं लगा है। बहुत सफाई से सब कुछ चूना लगा गया साहब। तुम लोग सब्र रखो, अभी जांच चल रही है, फैसला नहीं आया है। एक बार इस केस की गुत्थी सुलझे तो समझ में आए कि करना क्या है। साहब, हम तो हरीश बाबू का छोटा मोटा काम करते थे साहब। सब वो बड़े आदमी है साहब, उससे मेरा क्या लेना देना है साहब? लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन उस तक तो तू ही पहुंचाएगा ना। साहब सुनिए तो साहब, साहब हमको छोड़ दीजिए साहब। साहब एक दिन अचानक घर वालों को लेकर और सामान बांधकर कहीं चले गए। साहब हमको क्या, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ गए। चल तेरी बात मान ली, वैसे कहाँ जा सकता है वो? सब सच में नहीं पता। सर, ये हरीश गोयल जब से इस गांव से गया तब से उसका नंबर भी डीएक्टिवेट हो गया। उसको पता चल गया होगा कि बैंक वसूली के लिए नोटिस भेज रहा है, इसीलिए चुपचाप फरार हो गया। बैंक में जब भी कोई नई स्कीम शुरू होती थी तो गांव वालों को सबसे पहले वही बताता था, है ना? हाँ साहब। और ये बैंक मैनेजर सुधीर मित्तल, जिसने इतनी दरियादिली से कर्जे बांटे, उसे तो जानता होगा तू। अरे नहीं साहब, मैनेजर जैसे बड़े लोगों से हमारा क्या मेल, हम तो कभी उनसे मिले भी नहीं। सर, वो अजय बोल रहा था कि इस वक्त बैंक मैनेजर कोई अनुरुद्ध सिंह है। इस सुधीर मित्तल का पता लगाते हैं, उसे पता होगा कि लोन सैंक्शन हुए कैसे। क्या हुआ सुजीत बाबू? अजय, हम कोर्ट गए थे अपने काम से, तो हमें वहाँ खबर मिली कि बैंक के हेड ऑफिस को पता चल गया है कि डीएम साहब ने इस मामले की तहकीकात के आदेश दे दिए हैं। तो बदले में बैंक ने तुम सब लोगों के खिलाफ कर्जा ना भरने के मामले में केस दर्ज कर दिया है। अब क्या होगा सुजीत बाबू? ये तो मामला रोज बढ़ता जा रहा है। अरे नहीं, अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि जांच चल रही है। लेकिन अब क्योंकि सामने से बैंक ने केस डाल दिया है तो मैं उनसे लोन के कागजात मांग सकता हूँ। बारीकी से जाँच करेंगे हर एक के लोन केस की, तब जाके पता चलेगा कि इतना बड़ा कर्जा आखिर मिला कैसे। और उससे क्या होगा? अजय देखो, कोई भी कर्जा ज़मीन के हिसाब से मिलता है, और तुम लोगों के पास कहाँ है इतने खेत खलिहान कि इतने बड़ी बड़ी रकम आसानी से मिल जाए। ये कागजात मिल जाएंगे ना तो बात खुल के सामने आ जाएगी। क्या
जी सर, अभी 2 दिन पहले ही अनिरुद्ध जी को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया है। किस लिए? जी वो चंद्रपुर गांव के किसान की लोन की लिमिट बढ़ाने के लिए उनसे रिश्वत मांगी और उसने सीबीआई में कंप्लेंट कर दी। अच्छा, तो घोटालों की परंपरा काफ़ी पुरानी है इस बैंक की। 2006 में भी कोशपुर गांव के कुछ किसानों को लोन दिए गए थे जो उन्हें आज तक मिले ही नहीं। इस केस में मेन अभियुक्त था इसी गांव का एक आदमी हरीश गोयल और मैनेजर थे सुधीर मित्तल। वो कहाँ हैं आप? ये तो 4 साल पुरानी बात है और इस बैंक में मेरे को सिर्फ 2 साल हुए हैं। मेरे वक्त सुधीर मित्तल यहाँ पर नहीं थे। कोई तो होगा जो उनके बारे में जानता होगा। जी शायद कपिल राणा आपको कुछ बता सके। वो उस वक्त हमारी बैंक की लोन डिपार्टमेंट में थे। मैं कम इन सर? आओ कपिल। इस वक्त वो हमारी वाराणसी की ब्रांच में है। उनका नंबर है आपके पास? नंबर तो नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए ढूंढ के निकालता हूँ। धन्यवाद। एक तरफ उस बैंक के ब्रांच मैनेजर को रिश्वत मांगने के लिए हिरासत में लिए जाने की चौंकाने वाली खबर सामने आई। ये साफ दिखाई दे रहा था कि किसानों को धोखा देकर उनके नाम पर लोन लिए जाने की बात सच हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ वकील सुजीत शर्मा ने बैंक से किसानों के लोन के पेपर्स निकलवाए। बहुत सी बातें अब खुलकर सामने आने वाली थी। ये तुम लोगों की लोन के मंजूरी के कागजात हैं जो बैंक ने कोर्ट में जमा किए हैं। ये लो, अजय चौहान, जयंत सैनी, सत्यनारायण सिंह, तो राकेश तिवारी, अर्जुन सिंह, राहुल दुबे, ये तो वही कागज है जो हमने भैंस के कर्जा के लिए हरीश को दिए थे। और ये देखिए, यहाँ हमने 30,000 रुपये भरा था और इसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया है। आई देखिए, हमारा कागज पे कायद है 4 लाख रुपया कर दिया। ये देखो बाबू काली 4 लाख रुपया, हमार 3 लाख रुपया। सत्यनारायण जी की फाइल में भी 3 लाख लिखा है। ये तो सरासर धोखा है। हमें बोला गया था कि हमारे कर्जे की अर्जी में किसी कागज की कमी है। सब पेपर्स में अलग अलग खामियां हैं, इसीलिए तुम्हें लोन नहीं मिला है और इसलिए हमारा कर्जा मंजूर नहीं हुआ। अच्छा, तुम लोग जरा अपने जमीन के कागजात पर नजर डालो। ये हमारे फार्म में हमारे बाबूजी की तस्वीर लगी है, ये हमने तो लगाई नहीं। अरे हाँ राहुल, ये तो तुम्हारे बाबूजी हैं, चंद्रकांत जी। इस पे तो उनके दस्तखत भी है। सुजीत बाबू, ये देखिए, कर्जा का ही फार्म हमने 2006 में भरा था। 2006 में? हमारे बाबूजी 2004 में गुजर गए थे, वो दस्तखत कैसे कर सकते थे? सुजीत बाबू, ये देखिए, हमारा कागज पर हमारी घरवाली सुभद्रा का नाम चढ़ा दिया है। आई देखिए उसका दस्तखत, वो तो अंगूठा टेक है, उसको कहाँ लिखना आता है? अच्छा, तुम लोग एक बार जमीन के कागजात देख लो अपने अपने। ये देखिए सुजीत बाबू, हमारे नाम पे इतनी बड़ी बड़ी जमीन है, इतना तो हमारा जमीन है नहीं है। आई देखिए, हमारा कितना बड़ा बड़ा खेत दिखाया है। सत्यनारायण जी की जमीन भी असल से कुछ 10 गुने ज्यादा दिखाई गई है। देखने में कागज असली लगते हैं, लेकिन तुम लोगों के कर्जे की रकम बढ़ाने के लिए फर्जी पेपर लगाए गए हैं। सबकी बड़ी बड़ी जमीनें दिखाई गई हैं। देखिए सुजीत बाबू, है ना ये साफ साफ धोखा। अब तो आपको सबूत मिल गया कि हमें लूटा गया है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब हमको ये साफ नजर आ रहा है कि फर्जी कागजात के बिना पर कर्जा दिया गया और पैसा निकाल भी लिया गया, लेकिन किसने क्या किया है ये तो इन कागजों से पता नहीं चलेगा ना। बैंक तो पलट के यही कहेगी कि तुम ही लोगों ने खुद ये फर्जी पेपर लगाए अपनी अर्जी में। ये तो बड़ा जुल्म है। हमें बेगुनाह होने के बावजूद भी खुद को बचाना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। लुटे भी हम और फंसे भी हम। हाँ, अब देखते हैं कि पुलिस की तलाश कहाँ तक पहुंची है। वो हरीश मिल जाए तो कुछ सच्चाई सामने आए। सर, हम तो पहले भी लोन डिपार्टमेंट में एक छोटे से क्लर्क थे, आज भी क्लर्क ही हैं। मैं समझता हूँ कपिल, लेकिन जब तुम वहाँ लोन डिपार्टमेंट में काम करते थे और सुधीर मित्तल मैनेजर थे वहाँ, तब ये फ्रॉड हुआ है। तुम फौरन कोशपुर आ जाओ, बहुत कुछ पूछना है तुमसे। सर, ये हरीश गोयल के नाम का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया हर जगह और हमारे खबरी भी काम पे लग गए हैं। इस हरीश की फ़ोटो है हमारे पास और आगे की जांच के लिए एसडीएम की परमिशन भी है। इसकी तस्वीर हर जगह लगवा दो, कब तक बिल में छुपा रहेगा। जी सर।
गया इनको जितना जोर जबरदस्ती करना है कर लो। क्या करोगे? जान लोगे? हम लोग तो वैसे ही रोज रोज मर रहे हैं। अब तुम्हारी धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। तुम्हारा झगड़ा बैंक से है, हमसे नहीं। हम सिर्फ यहाँ अपना काम करने आए। तुम यहाँ सिर्फ हम गरीबों को धमकाने आए हो, जबकि धोखा हुआ है हमारे साथ। ऊपर से तुम लोग गिद्ध की तरह मंडराए हुए हम पर। हम सिर्फ बैंक का पैसा निकलवाने आए हैं ताकि हमारा कमीशन मिल सके। इतने चक्कर लगा चुके हैं, अभी तक कर्जे की एक भी दमड़ी नहीं लौटाए तुम लोगों ने। और भरेंगे भी नहीं, समझे? पुलिस की जांच चल रही है, तुम्हारा बैंक कोर्ट तक पहुंच गया है। अब काहे की वसूली? अब जो होगा कोर्ट कचहरी में ही होगा। ये वसूली ने अब तक 2 जान लेकर ली है। कोई और हम सबको लूट के चला गया, पीछे ये पनौती छोड़ गया। बहुत झेल लिया भैया हम लोगों ने, अब चले जाओ यहाँ से। जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही वापस आएंगे दोबारा नोटिस लेके। तो देखते हैं क्या करते हो तुम। सर, जब तक सुधीर जी ब्रांच मैनेजर थे उन्होंने बहुत सारे लोन खुद ही सेंशन किए, और जो कि वो ब्रांच मैनेजर थे तो उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। कोशपुर गांव के इन किसानों के लोन्स भी सुधीर मित्तल ने खुद ही सेंक्शन किए थे? हाँ सर, उन्होंने ही सेंक्शन किया होंगे। गांव वाले ये पेपर्स लेके आए थे हमारे पास, हमने जांच की है इन पेपर्स की। ये वो पेपर्स हैं जो बैंक ने कोर्ट में जमा किए थे, गाँव वालों के वकील ने वहाँ से निकलवाए। बहुत सी गड़बड़ है इन पेपर्स में। सभी लोन्स के लिए एक ही गारंटर है, हरीश गोयल। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बैंक किसी के लोन के पेपर्स बिना देखे बिना परखे उन्हें लोन सैंक्शन कर दे? सर, हमने आपको बताया ना, सुधीर जी ब्रांच मैनेजर थे और एक बार उनका ओके का थप्पा लग गया सर, फिर कोई कुछ नहीं बोल सकता था। हो सकता है इस सब में वो भी शामिल हो। हाल ही में यहाँ का मैनेजर रिश्वत मांगने के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है। कोई हैरत की बात नहीं कि इसमें सुधीर मित्तल भी शामिल हो। क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता है कि उसका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है? और अगर वो रिटायर हो गया है तो कहाँ है? कोई तो होगा जो ये सब कुछ जानता होगा। सर, किसी को भी नहीं पता कि सुधीर जी कहाँ हैं। दरअसल सुधीर जी का कभी कोई ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं था। 2008 में उन्हें सस्पेंड किया गया था और उसके बाद किसी को नहीं पता। क्यों सस्पेंड किया गया था? सर, इन्हीं लोन के सेंक्शन होने के बाद इनकी वसूली ना हो पाने पर बैंक में इंक्वायरी बैठी और सर उसी से पता चला था कि लोन सेंक्शन में बहुत बड़े घोटाले हुए। कैसे सैंक्शन हो सकते हैं ये लोन? लोन डिपार्टमेंट आंख पर पट्टी बांधे बैठा है। किसने चेक किए थे? हमने रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पता लगाया, जमीन के ज्यादातर कागजात जाली हैं। सर, सारे लोन सुधीर जी ने खुद सेंक्शन किए। हमारे पास ये पेपर्स उनके देखने के बाद ही और एक बार उन्होंने सेंक्शन कर दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। सर, एक बार लोन डिपार्टमेंट को भी ये सारे पेपर्स दिखा लेते। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने हर केस ध्यान से देखा है। कभी किसी के दिमाग में नहीं आया इन पेपर्स की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए? लाखों रुपए गया है बैंक का इन फर्जी पेपर्स पर दिए गए लोन से। कौन भरेगा ये? सर, ब्रांच मैनेजर ही फाइनल सेंक्शन देता। अब उनसे कौन सवाल करेगा सर? सबको पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्यों? बैंक का काम है लोन देने का, और पैसे वापस आ जाएंगे। मैं देखूंगा कि पैसे वापस आ जाए। कैसे वापस आएंगे सुधीर जी? अगर किसान चाहें तो बैंक के खिलाफ फ्रॉड का केस कर सकते हैं अदालत में। मुझे एक बात बताइए, आखिर ये पैसे गए कहाँ? मुझे तो लगता है कि ये पैसे आपकी जेब में गए। इसके साथ मिलकर करते रहिएगा बन। ऐसा इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। मैंने जो कुछ भी किया है बैंक के लिए ही किया है। बैंक के लिए नहीं, आपने अपने लिए किया है। बैंक को लूटा है आपने। लूटा है मैंने? व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। ऑन द कॉन्ट्ररी, बैंक का जो टारगेट था एग्रीकल्चर सेक्टर में 20% लोन बांटने का, वो टारगेट पूरा करने की कोशिश मैंने की ताकि बैंक की दूसरे क्षेत्र में लोन देने की क्षमता बढ़ सके। प्रायोरिटी सेक्टर के नाम पर आपने अपनी जेब भरी है। ये क्लॉज है ना, ये एग्रीकल्चर सेक्टर और किसानों के लिए बना है, जिसका नाजायज फायदा उठाया आपने। और तो और खेती के लिए बांटे गए लोन्स वेवर स्कीम का भी आपने खूब इस्तेमाल किया। अनाप शनाप लोन बांटी आपने।
अपनी जेब भरने के लिए, क्यों, है ना? हम आपके खिलाफ रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं। सर सारे बैंक, खास तौर पे नेशनलाइज्ड बैंक को अपने लोन देने की कैपेसिटी का एक हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है, जैसे कि खेती और किसान। सर सुधीर जी इस स्कीम का बहुत फ़ायदा उठाते थे। और ये लोन वेवर क्या होता है? सर सुधीर जी किसानों के नाम पर 50,000 से कम के फर्जी लोन बनाते थे, क्योंकि वो जानते थे सरकार कभी ना कभी उन्हें माफ़ कर देगी। सर सरकार जिन किसानों के लोन को माफ़ कर देती है उसे ही लोन वेवर कहते हैं। सर सुधीर जी अच्छी तरह जानते थे कि किसान के नाम पे लिए हुए लोन उन्हें कभी वापस नहीं करने पड़ेंगे। तो अब ये सुधीर मित्तल और हरीश गोयल आखिर हैं कहाँ? नहीं पता सर, किसी को भी नहीं पता। प्रताप जी, ये प्लान ए, ये प्लान बी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन गजब का कॉम्बिनेशन है। जब तक आप 55 के हो जाओगे, ये स्कीम आपको कम से कम हर साल 12 लाख का फायदा देती रहेगी। ये देखिए प्लीज। लेकिन ये स्कीम तो कुछ और ही बोल रही है। प्रताप जी, अब मेरी बात सुनिए, दिन रात में यही काम करता हूँ। ये 3 पॉलिसी मिला के मैंने एक खास पैकेज तैयार किया है। ये लीजिए, लाइफ सिक्योर्ड, प्रीमियम कम और 10 साल के बाद पैसे वापस। सुधीर मित्तल ने एक नए तरीके से एक नया काम शुरू कर दिया था और हरीश गोयल फरार था। पुलिस उसे ढूंढने की हर कोशिश कर रही थी, लेकिन उस तक पहुंचने में अभी उन्हें बहुत वक्त लगने वाला था। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन ये केस अब तभी आगे बढ़ेगा जब ये हरीश गोयल हमारे हाथ लगेगा। हमें लगता है कि उसने ये फ्रॉड ब्रांच मैनेजर सुधीर मित्तल के साथ मिलकर किया है। साहब उस मैनेजर का कुछ पता चला? वो भी गायब है, लेकिन एक बार ये हरीश गोयल हाथ लग गया तो मैनेजर भी मिल जाएगा। साहब, तब तक ही कर्जा का तलवार तो हम सब पे लटकता रहेगा ना। हमने उन वसूली वालों से साफ कह दिया है, वो तुम में से किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। बड़ी कृपा है साहब, बस एक बार ये सब हमारे सर से हट जाए तो खुल के सांस ले पाएंगे। हम समझ सकते हैं तुम लोगों के दिल पर क्या बीत रही है। हमारा यकीन करो, हमारे हाथ में जो भी है हम वो कर रहे हैं। तीन साल और बीत गए। अब ये केस क्राइम ब्रांच के पास आ चुका था। अपने आसपास शिकंजा कसते देख आखिर हरीश गोयल ने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। अब इस सारी साजिश से पर्दा उठने वाला था। तो तुम सब कुछ बताने को तैयार हो? हमने ये सब कुछ सुधीर जी के साथ मिलकर किया। पूरा प्लान बताओ, कब, कैसे, क्या किया? हम गांव वालों को हर उस नई योजना के बारे में बताते थे जो बैंक की तरफ से घोषित होती थी। हम सुधीर जी से फॉर्म्स लेते और गांव वालों के बीच उसकी घोषणा कर देते। हम गांव वालों से फॉर्म भरवाते थे, उनके दस्तखत लेते थे और उनके परिवार वालों की फ़ोटो भी लेते थे। हमें पता होता था कि गांव वालों को काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो लोग हम पर भरोसा करते थे। कागजात इकट्ठा करने के बाद हम और सुधीर जी लोन की रकम बदल देते और कागजात भी बदल देते। सुधीर जी ब्रांच मैनेजर थे, इसीलिए ये सारा काम आसानी से हो जाता था। हम गांव वालों से विड्रॉल स्लिप्स पे साइन करवा के पहले ही ले लेते थे और जैसे ही लोन की रकम उनके खाते में जमा होती थी हम पैसा निकाल लेते थे और आपस में बांट लेते थे। मॉडस ऑपरेंडी 2, लोन की क्रेडिट लिमिट बढ़ाना। हर किसान को उसकी जमीन के हिसाब से लोन मिलता था। और फिर तुम लोग फर्जी पेपर से लोन की लिमिट बढ़ाते थे, ज्यादा जमीन दिखाकर। जी, जितनी ज्यादा जमीन होती थी उतना ही बड़ा लोन मिलता था। और फिर बढ़े हुए लोन का पैसा उनके अकाउंट्स में जाता था
और किसानों को सही तरीके से जो पैसा मिलना चाहिए उन्हें मिलता था, और बाकी का पैसा तुम्हारे और सुधीर मित्तल के पास जाता था। जी। मॉडस ऑपरेंडी 3। हम लोग फर्जी नामों पर फर्जी पेपर्स भी बनाते थे, कभी कभी मरे हुए लोगों के नाम के भी, जिनके नाम से बैंक में खाते हो और जो कभी बंद ना किए गए हो। हम लोग ऐसे खाते ढूंढते थे। सुधीर जी लोन पास कर देते थे और हम पैसा निकाल लेते थे। जाहिर है, फर्जी साइन करके। जी हाँ। और उन लोन में से कितने रिकवर नहीं हुए? सुधीर जी सरकार की लोन वेवर यानी कर्जा माफी योजना का खुलकर इस्तेमाल करते थे। बहुत सारे कर्जे 50,000 से कम के होते थे, और इस रकम के किसानों को दिए जाने वाले कर्जे सरकार अक्सर माफ कर देती है। सुधीर जी को कर्जा माफी की योजना के बारे में पता होता था। कर्जे का खाता बंद हो जाता, इसलिए कोई सवाल करने वाला नहीं था। तुम लोगों के कर्मों का खामियाजा गरीब किसान भुगत रहे हैं। सुधीर मित्तल तक तुम ही पहुंचा सकते हो। कहाँ है वो? हमें पक्का तो नहीं पता, पर हम कुछ जगह बता सकते हैं जहां वो हो सकते हैं। मैं इज्जतदार सीनियर सिटीजन हूं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा, बस चुपचाप हमारे साथ चलिए। ये सब हरीश की मनगढ़ंत कहानी है। टेल मी, आपके पास क्या सबूत है कि ये सब कुछ मैंने किया है? बैंक ने भी मेरे खिलाफ इंक्वायरी बिठाई थी, आज तक एक भी सबूत नहीं मिला उन्हें। सुधीर मित्तल, हरीश ने साफ साफ बता दिया है कि किस तरह से तुम लोग धोखाधड़ी का प्लान चलाते थे और बैंक को लूटते थे। कौन सी धोखाधड़ी, कौन सा प्लान? ये गलत इल्जाम है मेरे खिलाफ, मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता। आई डोंट एक्सेप्ट दैट। ठीक है, हम तुम्हें कोर्ट में पेश करेंगे। वैसे हरीश पहले ही कोर्ट में सरेंडर हो चुका है, कोर्ट के सामने सारे गुनाह कबूल कर चुका है। अब तुम और तुम्हारा वकील अपने हिस्से की दलील दे सकते हो। कम से कम अब खुल के सांस तो ले सकत है। हाँ बाबूजी, बिना कोनो गलती के इतना वक्त लगा खुद को बेगुनाह साबित करने में। हाँ बेटा, सुने थे गिद्ध सिर्फ लाशन को ही नोचते हैं, लेकिन ये तो कलयुग है, जीते जागते इंसानों को भी नोचते हैं ये गिद्ध। चल बेटा दुकान पे चल। ठीक है बाबूजी। चल प्रकाश, चला जा। हरीश गोयल जमानत पर बाहर है और सुधीर मित्तल न्यायिक हिरासत में है। सुधीर मित्तल का अब भी यही मानना है कि उसे इस केस में फंसाया गया है। बैंक ने अपने रिकवरी एजेंट के हाथों अब गांव वालों को सताना बंद कर दिया है। ये गांव वाले अब उस चिंता और डर से मुक्त हो चुके हैं जिसने इनके जीवन में उथल पुथल मचा दी थी। लेकिन कुछ लोग जो इस घटनाक्रम के दौरान अपनी जान खो बैठे हैं, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। जब बड़े बड़े बिजनेसमैन लोन लेते हैं और अक्सर लौटाने में चूक भी जाते हैं, लेकिन बैंक उनसे पैसा वसूल करने के लिए लड़ते ही रह जाते हैं। लेकिन जब गरीब लोगों को इनके वसूली करने वाले लोगों का सामना करना पड़ता है तो उनकी नींद हराम हो जाती है, जीना दूभर हो जाता है। सवाल ये उठता है कि किसानों के और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए इतनी योजनाओं के बावजूद उनके जीवन में कोई परिवर्तन क्यों नहीं है? लोन्स की माफी की योजनाएं और इतने अनुदानों के बावजूद क्यों हमारे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं? क्या ये लोन माफी की योजनाएं और बाकी सुविधाएं इन किसानों तक पहुंच पाती हैं, उन लोगों को मिल पाती हैं जो इसके असली हकदार हैं? इस केस से कई अहम सवाल सामने आते हैं। बैंक के ब्रांच मैनेजर के अपनी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए सस्पेंड होने के बावजूद भी उसके कार्यकाल में दिए गए लोन के बारे में बैंक ने जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि शायद गांव वालों को धोखा दिया गया हो? आखिर क्यों उनसे लोन्स की वसूली के लिए रिकवरी एजेंट्स भेजे गए? बैंक ने अपने ही ऑफिसर्स के इस तरह की साजिश में शामिल होने की संभावना पर सवाल क्यों नहीं उठाए, जबकि उसी ब्रांच का एक दूसरा मैनेजर रिश्वत लेने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था? डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाने से ऐसे मामलों में पारदर्शिता आएगी, जिसका हमें स्वागत करना चाहिए।
लेकिन इसके साथ ही ये भी सबसे जरूरी है कि ऐसे गिद्धों पर रोक लगाई जाए जो ऐसी हर प्रक्रिया में दूसरों को अपने लालच का शिकार बनाने का तरीका ढूंढते रहते हैं। और ये कोशिश सिर्फ प्रशासन की तरफ से नहीं बल्कि हमारी तरफ से भी होनी चाहिए। हमें सतर्क रहना होगा ताकि ऐसे मुजरिम हमारा फायदा ना उठा सके। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।